Hello friends, my name is Harpita Kalwani from class 9th. So today we will learn about what is prokaryotic cell. तो नाम सुन के तो आपके मन में यही आता होगा ना कि ये प्रोकार्योटिक सेल की डिफाइंड क्या होगी। तो उसका मतलब ये बोलेंगे कि प्रोकार्योटिक सेल वो होते हैं कि जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो प्रोकार्योटिक सेल के नाम का मतलब क्या है? तो अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं तो ये 2 पार्ट्स में आएगा, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है परमिटिव, मीन्स ओल्ड काइंड ऑफ, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम पूरे को देखने जाएंगे ना, पूरे नेम को, उसका मतलब ये निकल के आएगा ऐसा न्यूक्लियस जो ओल्ड काइंड ऑफ है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड अ प्रोकार्योटिक सेल। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल। सो ये तो हमको समझ में आ गया कि प्रोकार्योटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो परमिटिव होता है, मतलब ओल्ड काइंड ऑफ होता है। तो क्वेश्चन ये आता है ना कि हम किस तरह के न्यूक्लियस को बोलेंगे कि वो परमिटिव टाइप का है, मतलब पुराने टाइप का है, ओल्ड काइंड ऑफ का है। तो हम पता लगाएंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम ये स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो उनको बोलेंगे प्रोकार्योटिक सेल। मतलब ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है उनको बोलते हैं हम प्रोकार्योटिक सेल। हम बोलते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया एक सेल, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। को तो पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन किसको इंक्लोज करती है, वो इंक्लोज करती है साइटोप्लाज्म को। सो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ पे बना दूंगी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया ये वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैंने यहाँ पे बना दिया एक टिपिकल सेल। तो अगर मैं आपको बोल दूँ ये सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ओके, तो ये क्या हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक फाइबर्स। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्रोमेटिक जो फाइबर्स हैं वो बस ऐसे ही रैंडमली पड़े हैं, इन्होंने डिफ्यूज नेटवर्क बना दिया है। जब ये सेल डिवीजन में जाएगा तो ये सब कंडेंस्ड हो जाएगा, फाइबर्स भी कंडेंस्ड हो जाएंगे, और जब ये कंडेंस्ड हो जाएंगे तो ये लोग बनाते हैं थिक क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स। बेसिकली डीएनए ये होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रोमोसोम्स बना दिया, उसको आप अगर पकड़ के खींचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी, कि ये 2 रस्सियों का बना हुआ है, और रस्सियाँ जो आपस में उलझी हुई है, और इन रस्सियों ने हेलिक्स बना के रखा है फॉर लाइक दिस। ओके, सो ये 2 रस्सियाँ हैं जिन्होंने आपस में हेलिक्स बना के रखा है, और ये 2 रोप से आपस में कॉइल्ड हैं। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिकली डीएनए। तो हमारा ये जो क्रोमोसोम्स होगा ना वो क्रोमेटिक मटेरियल ही वो कंडेंस्ड होके बनाएगा क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स होंगे ना वो फर्दर बने हुए होंगे डीएनए के एंड प्रोटीन्स के बने हुए होंगे। इन्हीं डीएनए के ऊपर होते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स। ओके, तो जीन्स वो होते हैं, और ये जीन्स ही किसी भी कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मेरे जो हेयर हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं, तो वो किसने डिसाइड किया है? बाय जीन्स। ओके, तो ये डिसाइड करते हैं हमारा स्ट्रक्चर। सो हमारी बॉडी के जो सेल होता है वो होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में होता है डीएनए, और उसके अंदर होता है जीन्स जो डिसाइड करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, ऑफ बॉडी, एनीथिंग।
तो किसी भी फीचर का जो कैरेक्टर होता है वो डिसाइड करते हैं जीन्स। सो यहाँ पे मैं बोलती हूँ हमने यहाँ पे टिपिकल सा सेल बनाया है। सेल में हमने वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, साइटोप्लाज्म बनाया है एंड कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी बना दी है। और जो ये बीच में है वो मैं बोलती हूँ न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का यहाँ पे पड़ा हुआ है क्रोमेटिक मटेरियल फाइबर्स। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स भी है, सेल ऑर्गेनेलीज भी है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, बट आप कहेंगे यहाँ पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं। बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियस है बट आप बोलोगे हाँ यहाँ पे है, तो ये एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो जैसे ही न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला न्यूक्लियर एनवेलप, तो आपको सेल में उसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस दिखाई देने लगा। तो अगर मैं न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बनाती तो आप बोलते इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं। न्यूक्लियस तो है, और न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो भी साइटोप्लाज्म में है, लेकिन जब तक न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बनाई गई तब तक वो आपको चीज़ें सेपरेटेड दिखाई दे रही थी। तो आपको तो पता ही है न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली 2 मेम्ब्रेन्स होती है। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को सिलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, उन सब चीज़ों को वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट के साथ वो सेपरेट कर देती है या अलग अलग ऐसे रख देती है। वो आइसोलेटेड नहीं, सेपरेटेड रखती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाए तो क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट होगा वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट के साथ जाकर मिक्स हो जाएगा, फिर फैल जाएगा। फिर हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ साइटोप्लाज्म का कंटेंट है या कहाँ न्यूक्लियस का कंटेंट है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पूरी न्यूक्लियस एनवेलप हटा दूँ तो आप लोग कहेंगे कि ये न्यूक्लियस सही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वेल। इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। कहाँ क्रोमेटिन मटेरियल, कहाँ न्यूक्लियोप्लाज्मिक, कहाँ साइटोप्लाज्म, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलेंगे कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं। और ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यानी कि ऐसे न्यूक्लियर जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप नहीं है, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल। सो यहाँ पे इसलिए यह बोला जा रहा है कि अ सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड अ प्रोकार्योटिक सेल। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि यह न्यूक्लियर, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एब्सेंट, तो उसका मतलब कि न्यूक्लियस यह है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल इन द प्रोकार्योटिक सेल। देयरफॉर न्यूक्लियर मटेरियल इज इन प्रोकार्योटिक सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियस सी बात, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट करने वाला साइटोप्लाज्म से नहीं है। अगर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकार्योटिक सेल आर प्रोकार्योट्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रोकार्योटिक सेल वो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योटिक सेल आर मोर प्रिमिटिव देन यूकार्योटिक सेल्स एंड हैविंग अ सिंपल स्ट्रक्चर। जो प्रोकार्योटिक सेल हैं वो यूकार्योटिक सेल से बहुत पहले ही आ गए हैं और उनका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है। Prokaryotes were probably the first living things to evolve on the earth. For example, जैसे हम बोल रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ और ओवर द
पीरियड में ग्रेजुअल चेंजेस हुए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी और इसलिए हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन करके रेडी हो गए हैं। सो प्रोकैरियोट्स आर द फर्स्ट ऑन द अर्थ थे, वो पहले आए थे ऑन द अर्थ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स क्योंकि उसके अंदर जो सेल है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो एक सेल का ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ना वो सिंपल हैं और यूनिसेल्युलर हैं, यानी कि एक सेल के ही बने हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि वो धीरे धीरे ही कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हो, एकदम से कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बन पाती है। कि आप सोचोगे कि अचानक से इवोल्यूशन हो गया, बैक्टीरिया से ह्यूमन बीइंग बन गया, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और धीरे धीरे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल तो होगा, पर प्रोकैरियोट्स वो कैसे होंगे, उनके पास पर एक ही सेल होगा। डेट्स वाई दिस कॉल्ड अ सिंपल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। Thus, the simple unicellular organisms whose cell do not possess a nuclear bound by a nuclear membrane are called prokaryotes. तो यहाँ पर एक प्रॉपर डिफाइन है ये वाली कि वो हमारे लिए सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में हम बोलते हैं न्यूक्लियस को बाउंड करने वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू। आई होप you guys understand and enjoyed my video.